हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एबी क्लासेस में। तो गाइस, जैसा कि हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है, ठीक है, उसमें हम पॉलिटी ज्योग्राफी का क्लास डाल चुके हैं। उसी में ऐसे ही हम आगे बढ़ाते रहेंगे। आज लेकर के आए मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चन जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ठीक है, इसी कड़ी में हम आगे क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तरोत्तर मुगल काल में। उत्तरोत्तर मुगल काल का मतलब है जो औरंगजेब के बाद का जो मुगल काल था, ठीक है, 1707 के बाद का जो मुगल काल था उसे उत्तरोत्तर मुगल काल का नाम दिया गया। में उत्तराधिकार युद्ध में, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने किसका साथ दिया था? ठीक है, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। ठीक है, इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मुअज्जम का साथ गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। ठीक है, 1707 के उत्तराधिकार युद्ध में। ठीक है, मुअज्जम, आजम और कामबख्श तीनों ही औरंगजेब के पुत्र थे। ठीक है, आजम की बात करें तो आजम गुजरात का सूबेदार था। ठीक है, मुअज्जम जो था काबुल का सूबेदार था, और जो कामबख्श था वो बीजापुर का सूबेदार था। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुअज्जम ने आजम के आगे एक प्रस्ताव रखा कि हम राज्य का विभाजन कर लेते हैं, लेकिन आजम ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ठीक है, मुअज्जम ने आजम से युद्ध करा। फिर युद्ध में क्या होता है कि आजम की पराजय हो जाती है और मुअज्जम जीत जाता है। ठीक है, और ये बहादुर शाह के नाम से, ठीक है, बहादुर शाह प्रथम के नाम से 1707 में, ठीक है, मुगल सम्राट बनता है, जिसमें इसका साथ किसने दिया था? गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। इसने क्या करा था कि सिखों के साथ एक बड़े ही मधुर संबंध बनाए रखे थे। गुरु गोविंद सिंह को इसने एक बड़ा मनसब प्रदान किया था। ठीक है, अगर बात गुरु गोविंद सिंह की करते हैं तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना में हुआ था। ठीक है, और 1708 में इनकी मृत्यु महाराष्ट्र में हो जाती है। ठीक है, बात करते हैं वो इन्होंने 1699 में एक खालसा पंथ था। ठीक है, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में करी थी। ठीक है, और इनकी आत्मकथा का नाम है विचित्र नाटक। ठीक है, ये गुरु गोविंद सिंह की आत्मकथा थी। तो आपको इतने पॉइंट इसमें याद रखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नादिर शाह के आक्रमण के समय, ठीक है, नादिर शाह का जब आक्रमण हुआ था तो भारत में मुगल सम्राट कौन था? ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद शाह। ठीक है, जिसे रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। ये 1719 में गद्दी पर बैठा था। ठीक है, 1719 से 1748 तक ये गद्दी पर बैठता है। और नादिर शाह जो फारस का शासक था, ठीक है, इसे ईरान का नेपोलियन भी कहते हैं। इसने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, अगर बात करें अहमद शाह की, ठीक है, तो ये मोहम्मद शाह के बाद गद्दी पर बैठता है। ये इसका शासनकाल 1748 से लेकर के 54 तक बैठता है। ठीक है, बात करें जहांदार शाह की, तो जहांदार शाह जो था वो बहादुर शाह प्रथम के बाद गद्दी पर बैठता है। ठीक है, ये 1712 से, बात इसकी करें 1712 से 13 तक गद्दी पर बैठता है। ये एक अयुक्त शासक था। ठीक है, कमजोर शासक था ये। इसे हटा करके, ठीक है, फारूक सियर शासक बन जाता है। फारूक सियर 1713 से, ठीक है, 19 तक रहता है। और फिर उसके बाद 19 में कौन आ जाता है? मोहम्मद शाह रंगीला। ये 19 तक 1719 से 48 तक शासक रहता है। ठीक है, कितने पॉइंट इसमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के पतन का कारण माना जा सकता है। ठीक है, इसमें से जो मुगल साम्राज्य का पतन हुआ था, इनमें से कौन सा कारण हो सकता है? औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता की नीति, अयोग्य उत्तराधिकारी और मनसबदारी व्यवस्था में खामियां। ठीक है,
अगर देखा जाए तो औरंगजेब की जो धार्मिक असहिष्णुता की नीति थी वो बहुत ही धक्का दे रही थी लोगों को। ठीक है, ये भी एक बड़ा कारण था। अयोग्य उत्तराधिकारी हुए, फिर उसके बाद मुगल साम्राज्य ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया। मनसबदारी व्यवस्था में बहुत ही खामियां थी। सब लोग अपना अपना लाभ के लिए काम कर रहे थे। ठीक है, अगर बात करें औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता की, तो इसने कश्मीरी पंडितों को जबरदस्ती मुसलमान बनाने, इस्लाम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। उसमें इसने सिख गुरु, जो सिखों के 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, ठीक है, गुरु तेग बहादुर को इसने धर्म अपना परिवर्तन ना करने की वजह से बीच चौराहे पर कत्लेआम करा दिया था उनका। ठीक है, इतने पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाही वंश की स्थापना किसने और किस वर्ष करी थी? ठीक है, हैदराबाद कब स्वतंत्र राज्य बना था? ठीक है, आपको बताना है। इसमें इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चिनक्लिश खां। 1724 में इसने इसकी स्थापना करी थी हैदराबाद की। ठीक है, अगर सादत खां की बात करें तो सादत खां ने 1722 में अवध की स्थापना करी थी। ठीक है, अवध में शासन जो स्वतंत्र करने लगा था ये। ठीक है, अगर सादतुल्ला खां की बात करें तो इसने कर्नाटक में स्वतंत्र बनाया इसने कर्नाटक को। ठीक है, और मुर्शिद कुली खां की बात करें तो इसने बंगाल को स्वतंत्र राज्य घोषित किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मद्रास की संधि किस युद्ध का परिणाम थी? ठीक है, अगर मद्रास की संधि की बात करें तो ये किस युद्ध का परिणाम थी? ठीक है, ये थी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, मद्रास की संधि हुई थी इसमें। ठीक है, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में ये हुई थी 1769 में। ठीक है, 1769 में मद्रास की संधि होती है। और फिर उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर में, ठीक है, मंगलौर की संधि होती है। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। ठीक है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर में टीपू सुल्तान मारा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रु को कुचल डाला, ये किसका वक्तव्य था? ठीक है, आपको पता, ये कॉर्नवालिस का था, वारेन हेस्टिंग का था, या बेलेजली का? ठीक है, इनमें से कौन सा सही है? ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, कॉर्नवालिस। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये कॉर्नवालिस ने कहा था। कॉर्नवालिस ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790-92 में। ठीक है, इसके बाद क्या करा था कॉर्नवालिस ने? मराठों और निजामों को अपने साथ लिया और टीपू सुल्तान पर, ठीक है, जो अपने किले में श्रीरंगपट्टनम में रह रहा था उस पर युद्ध का धावा बोल दिया। इसमें क्या होता है कि इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। इसमें क्या होता है कि जो टीपू था वो अपना आधा राज्य अंग्रेजों को दे देगा। ठीक है, उस संधि में प्रावधान था। और मिला क्या निजाम और मराठों को? कुछ नहीं। ठीक है, तो इस बिहाफ पे कॉर्नवालिस कहता है कि हमने बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रु को कुचल डाला। ठीक है, तो ये निजाम और मराठों को इसमें कुछ कोई लाभ नहीं हुआ था और उसने टीपू सुल्तान को बुरी तरह पराजित कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब पूर्व का राज्य हमने अब पूर्व, मिस्टेक है थोड़ी ये, पूर्व का राज्य हमारे कब्जे में है। ठीक है, हमारे कब्जे में है, किसका कथन है? बेलेजली, कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग या डलहौजी? ठीक है, आपको बताना है ये। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बेलेजली। बेलेजली ने क्या किया? यह 1799 में 98 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। ठीक है, और इसने 99 में, ठीक है, 1799 में टीपू सुल्तान के पास एक असहायक संधि का प्रस्ताव भेजा।
लेकिन टीपू सुल्तान ने सहायक संधि के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। तो इसने क्या किया कि इसने सेना तैयार की और श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, इसने श्रीरंगपट्टनम को दुर्ग जीत लिया जिसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है, बेलिज़ली ने कहा था कि अब पूर्व का राज्य हमारे कब्जे में है। ये संकेत दे रहा था ब्रिटिश सरकार को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, सुकरचकिया मिसल के संस्थापक कौन था? जो सुकरचकिया मिसल था, ठीक है, उसका संस्थापक कौन था? उसका संस्थापक था चरत सिंह। ठीक है, ये मिसल की बात करें, मिसल जो था ये पंजाब में छोटे छोटे राज्य बटे हुए थे। ठीक है, राज्य जो छोटे छोटे राज्य थे पंजाब में, ठीक है, सिख राज्य, उनको मिसल कहते थे। ठीक है, जो सुकरचकिया मिसल का संस्थापक था वो चतर सिंह था। अगर बात करें जस्सा सिंह की, ठीक है, जस्सा सिंह ने आहलूवालिया, ठीक है, आहलूवालिया मिसल की स्थापना करी थी। ठीक है, अगर बात करें नवाब कपूर सिंह की, नवाब कपूर सिंह ने सिंहपुरिया, ठीक है, सिंहपुरिया मिसल, ठीक है, सिंहपुरिया मिसल की स्थापना करी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इतने पॉइंट इसमें याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, सो गाइज हमारा क्लास अगर पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करके बताना है कि हमारी क्लास कैसे लगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बंगाल में द्वैत शासन की नींव किसने डाली? ठीक है, मोनरो क्लाइव या लियो कार्टेज। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लाइव ने। क्लाइव ने क्या करा था कि जब उसने बंगाल को जीत लिया था, ठीक है, जीतने के बाद वहां पर उसने द्वैत शासन की नींव डाली। ठीक है, द्वैत शासन की, ठीक है, क्लाइव ने कब डाली थी नींव द्वैत शासन की? 1765 में। 1765 में बंगाल में क्लाइव ने क्या करा था कि जो राजस्व था, ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो राजस्व था वो अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, और जो फौजदारी जो मामले थे, जो शांति व्यवस्था थी, वो राजा के ऊपर छोड़ दी। ठीक है, इसी को द्वैत शासन कहा जाता है। अगर बात करें ओवरऑल विश्व में द्वैत शासन की स्थापना किसने करी, तो वो लियो कार्टेज ने की थी। ठीक है, लेकिन इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 10वां, इलाहाबाद की संधि। ठीक है, इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई थी? आपको बताना है इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई थी। इसका ऑप्शन हो जाएगा सही 16 अगस्त 1765 में। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, जो बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में, ठीक है, वो मीर जाफर को नवाब घोषित कर, ठीक है, मीर कासिम के विरुद्ध छेड़ दिया अंग्रेजों ने। ठीक है, इसमें क्या करता है, जो मीर कासिम था वो अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ युद्ध करता है। लेकिन क्या क्या होता है कि जो हेक्टर मुनरो जो नेतृत्व कर रहा था अंग्रेजी सेना का, वो तीनों संयुक्त सेनाओं को हरा देता है। ठीक है, उसके बाद दो संधियां होती हैं। प्रथम अलाहाबाद संधि जो 12 अगस्त 1765 में हुई थी। ठीक है, और दूसरी जो इलाहाबाद की संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 में हुई थी। इसमें क्या होता है कि जो अवध के नवाब शुजाउद्दौला और क्लाइव के बीच हुई थी। ठीक है, इस संधि के तहत अवध का जो राज्य, ठीक है, कड़ा और इलाहाबाद को छोड़कर नवाब को वापस मिल गया, जबकि कंपनी को क्षतिपूर्ति के रूप में, ठीक है, 50 लाख रुपए और चुनार का दुर्ग अवध से प्राप्त हुआ। ठीक है, ये रॉबर्ट क्लाइव और अवध का नवाब जो शुजाउद्दौला था उसके बीच हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, लाहौर की संधि कब हुई थी? ठीक है, आपको बताना है कि लाहौर की संधि कब हुई थी। इसका ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर ए, 1846 में। जो लाहौर की संधि थी वो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो 45 से 46, 1845 से 46 में हुआ था, उसी का परिणाम थी। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का परिणाम थी लाहौर की संधि, 1846 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में यूरोपीय कंपनियां जो आई थी उनका सही क्रम क्या है? ठीक है, जो भारत में यूरोपीय कंपनी आई थी उसका सही क्रम क्या है?
इसका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहले पुर्तगाली आए थे। ठीक है, सॉरी, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, पहले पुर्तगाली आए थे, फिर उसके बाद डच आए थे। ठीक है, फिर उसके बाद अंग्रेज आए थे। ठीक है, और फिर डेनिश। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई थी? जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी, शांत जल की नीति, ठीक है, किसने अपनाई थी? ये था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, फ्रांसिस्को डी जो अल्मीडा था, और वो पुर्तगाली, ठीक है, वायसराय बन के भारत में आया था 1509 में। ठीक है, 1509 से 1515 तक ये पुर्तगालियों का भारत में वायसराय रहा। ठीक है, पुर्तगालियों ने भारत में वायसराय इसको नियुक्त किया था। ठीक है, इसी ने शांत जल की नीति को अपनाया था। ठीक है, अगर बात करें अल्फांसो डी, सॉरी गाइस, इसका ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अल्फा, ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अल्फांसो डी अल्मीडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी गाइस, जो उसका जो ये वाला ऑप्शन था, ठीक है, इसका जो काल था इसका 1505 में ये भारत में आता है। ठीक है, 1505 से 1509 तक रहता है। ठीक है, 1509 तक, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सागर स्वामी स्वयं को कौन कहते थे? कि हम ही सागर के स्वामी हैं। भारत में कौन कहते थे इस बात को? ठीक है, अंग्रेज कहते थे, डच कहते थे, फ्रांसीसी कहते थे, या पुर्तगाली कहते थे? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पुर्तगाली अपने आप को सागर का स्वामी कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? ठीक है, भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना जो हुई थी वो 1556 में गोवा में हुई थी। और देन किसकी थी? ये देन थी पुर्तगालियों की। ठीक है, पुर्तगालियों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, डचों ने पहली फैक्ट्री कब और कहाँ लगाई? जो डचों ने अपनी पहली जो फैक्ट्री लगाई थी वो कहाँ और कब लगाई थी? ये लगाई थी आपकी, सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर ए। ठीक है, 1605 में मुंसलीपट्टनम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जहांगीर ने कब अंग्रेजों को स्थायी कारखाने लगाने की अनुमति दी? ठीक है, ये अनुमति कब दी थी इसने? 1611 में। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1611 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बंबई का वास्तविक संस्थापक कौन था? बंबई का जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था? ठीक है, ये था आपका ओंगेयार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये बंबई का गवर्नर था। ठीक है, इसने बंबई को इसी को बंबई का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19, किस एक्ट के द्वारा कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी किया गया? ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी किया गया। ठीक है, किस एक्ट के द्वारा? ठीक है, ये एक्ट था आपका 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या था? द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेनिंग टू द ईस्ट इंडीज का नाम बदलकर, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी किया गया था। ये था 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? ठीक है, ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1746 से 1748 तक। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। इसमें कौन सी संधि हुई थी? ठीक है, इसमें संधि हुई थी एक्सला शापेल की संधि। ठीक है, एक्सला शापेल की संधि हुई थी प्रथम कर्नाटक युद्ध में 1746 से 1748 तक
ये चला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान करी थी? ठीक है, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान करी थी? ये करी थी आपकी अकबर द्वितीय ने। ठीक है, अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, राजा राममोहन राय को इसने अपनी पैरवी के लिए लंदन भेजा था। ठीक है, उसी के उपलक्ष्य में अब क्या था कि इसने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि से नवाजा। ठीक है, अगर इसके शासनकाल की बात करें तो ये 1806 से 37 तक रहता है। ठीक है, इसी के शासनकाल में, अकबर द्वितीय के ही शासनकाल में जो मुगलों के सिक्के थे वो चलना बंद हो गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? आपको बताना है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था। इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, टॉमस स्मिथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पुर्तगालियों के उद्देश्य, जो प्रमुख उद्देश्य थे वो क्या थे? भारत में पुर्तगालियों जो आने का प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था? ठीक है, अरबों को और वेनिस के व्यापारियों का भारत से प्रवास समाप्त करना, ईसाई धर्म का प्रचार करना। ठीक है, ये दोनों ही उनके प्रमुख उद्देश्य थे। तो यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डचों के भारत में असफल होने का कारण बताना है आपको। ठीक है, जो डच भारत में असफल हुए थे उसका कारण क्या है? कारण है आपके इसमें, ठीक है, इनका सीधा सरकार के नियंत्रण में होना, कंपनी के अयोग्य व भ्रष्ट कर्मचारियों का होना। ठीक है, पदाधिकारी और कर्मचारियों का भ्रष्ट होना, जो कंपनी के पदाधिकारी और कर्मचारी थे उनका। ठीक है, तो ये दोनों ही इसके प्रमुख कारण थे। ये कंपनी असफल रही थी भारत में। ठीक है, इस पर सीधा नियंत्रण उनकी सरकार का था। ठीक है, ना कि कुछ व्यक्तियों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तंबाकू की खेती और गोथिक, ठीक है, ये गोधिक नहीं गोथिक है। ठीक है, गोथिक स्थापत्य कला, ठीक है, और आधुनिक जहाज निर्माण किसकी देन है भारत में? ठीक है, डचों की, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गोथिक कला जो कहते हैं, जो चर्चों के बाहर जो ऐसे मतलब ये जो बने होते हैं, ठीक है, गोथिक कला कहलाती है। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास पसंद आया होगा, और ये बहुत ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, सो गाइस ऐसे ही मैं चैप्टर वाइज अब क्वेश्चनों को बनाऊंगा। ठीक है, एमसीक्यूज तैयार करूंगा और हर एक चैप्टर को ऐसे ही क्लियर करते हुए हम चलेंगे, हर एक सब्जेक्ट का। आशा करता हूँ आज क्लास पसंद आया होगा। सो गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा। थैंक यू।